हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, ये चैप्टर क्लास 9th की मोमेंट बुक से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टोरी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये स्टोरी एक कन्नड़ लोक कथा है जो कि ए.के. रामानुजन के स्टोरी कलेक्शन फॉक टेल्स फ्रॉम इंडिया से लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी की डिटेल समरी करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो समरी और जो क्वेश्चन आंसर्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इस समरी को, इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मानकर चलिएगा, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आज के इस वीडियो के बेस पर इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर कुछ इस तरीके से है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जैसा कि चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के साम्राज्य में। In the Kingdom of Fools is a famous Kannada folktale adapted from A.K. Ramanujan's Folk Tales from India। यानी ये कहानी जो है एक कन्नड़ लोक कथा है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और इस कहानी को लिया गया है A.K. रामानुजन के स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है फॉक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो उस स्टोरी कलेक्शन से इस कहानी को लिया गया है। This is an interesting story of a kingdom run by a foolish king and his foolish ministers। यानी जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी जो है, इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से एक मूर्ख राजा और उसके जो मंत्री हैं एक राज्य का शासन करते हैं, एक राज्य पर शासन करते हैं, किस तरीके से एक शासन को, किस तरीके से वो एक राज्य को चलाते हैं। दे डिसाइडेड टू यूज़ नाइट एज डे एंड डे एज नाइट। अब उन्होंने वहाँ पर क्या निश्चय किया था, यानी किस तरीके से वो अपना शासन चला रहे थे। उन्होंने दिन को रात बना दिया था और रात को दिन बना दिया था। यानी जो काम दिन में किए जाते हैं वो काम उस साम्राज्य में रात में किए जाते थे और जो काम रात में किए जाते थे वो काम दिन में किए जाते थे। इस तरीके से उन्होंने पूरा जो शासन था वहाँ का एकदम चेंज कर दिया था। द किंग ऑर्डर द पीपल ऑफ द किंगडम टू स्लीप ऑल डे लॉन्ग एंड परफॉर्म देयर डेली टास्क ड्यूरिंग द नाइट। अब राजा ने वहाँ पर क्या आदेश दिया था कि लोगों को आदेश दे दिया था कि दिन के दौरान सभी सोएंगे, यानी दिन के दौरान क्या करेंगे, सभी सोएंगे और रात को जो दिन में काम करते हो वो काम आपको रात को करना है। इफ़ समवन वुड disobey द ऑर्डर ही वुड बी punished विद डेथ। और अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करेगा तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल रीच द किंगडम। एक दिन क्या होता है कि एक गुरु और चेला, एक गुरु और शिष्य उस साम्राज्य में पहुंचते हैं। दे वर एस्टोनिश्ड टू सी दैट द पीपल वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे एंड वर्कड ड्यूरिंग द नाइट। अब वो वहाँ देखकर, वहाँ का जो नज़ारा, वहाँ का जो सीन देखते हैं तो काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि लोग जो है वो दिन के दौरान तो सो रहे हैं और रात में काम कर रहे हैं। द फूड आइटम्स इन द किंगडम कॉस्ट द सेम 1 to 2। और दूसरी खास बात उन्होंने वहाँ पर देखी कि वहाँ पर चाहे कोई भी चीज़ आप खरीद लो, चाहे चावल खरीद लो, चीनी खरीद लो, गुड़ शक्कर, कुछ भी आप खरीदो, हर चीज़ की कीमत 1 डूडू थी। 1 डूडू जैसे 1 रुपया होता है तो मुद्रा वहाँ की डूडू थी, तो 1 डूडू में कुछ भी आप खरीद सकते थे। दिस वॉज ऑल्सो शॉकिंग फॉर द गुरु बट द डिसाइपल वॉज वेरी हैप्पी टू गेट चीप एंड गुड फूड। अब गुरु के लिए तो काफ़ी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, लेकिन जो शिष्य था वो इस व्यवस्था से काफ़ी खुश था क्योंकि उसे अच्छा और सस्ता भोजन कम कीमत में मिल रहा था। तो इस व्यवस्था से जो शिष्य था वो काफ़ी खुश था। अब आगे देख लेते हैं। गुरु एनालाइज दैट इट वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स एंड ऑर्डर्ड हिज डिसाइपल टू लीव द प्लेस। अब गुरु को समझ में आ गया तो गुरु ने अपने चेले को कि हमें ये जो साम्राज्य छोड़ देना चाहिए, और अपने चेले को उसने कहा कि हमें ये साम्राज्य, ये जगह छोड़ देनी चाहिए। द डिसाइपल डिड नॉट लीव विद हिज गुरु एज ही वॉज टेम्प्टेड बाय द चीप एंड गुड फूड। लेकिन जो शिष्य था वो इस बात से सहमत नहीं था, इसलिए उसने गुरु के साथ उस जगह को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो सस्ते और अच्छे भोजन के लालच में आ गया था और इस लालच के कारण उसने अपने गुरु के साथ वो जगह नहीं छोड़ी। गुरु ने तो उस जगह को छोड़ दिया, लेकिन वो शिष्य था वो वहीं रहना चाहता था। सो द गुरु लेफ्ट द किंगडम एंड डिसाइपल स्टेड देयर। तो गुरु जो था उसने उस साम्राज्य को छोड़ दिया, वो वहाँ से छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला गया, लेकिन जो शिष्य था वो वहीं रुका रहा। क्यों रुका रहा? क्योंकि वो सस्ते और अच्छे भोजन के लालच में आ गया था। एवरी डे ही एट अ लॉट ऑफ फूड ड्यू टू विच ही बिकेम एज फैट एज ए ह्यूज बुल। अब रोजाना वो खाना खाता क्योंकि सस्ता खाना मिल रहा था उसे, तो काफ़ी भोजन करने के कारण, काफ़ी खाना खाने के कारण, मनचाहा खाना खाने के कारण वो क्या हो गया था, इतना मोटा हो गया था जैसे कि एक बड़ा सांड हो जाता है, तो एक बड़े सांड की तरह काफ़ी मोटा ताज़ा वो हो गया। वन डे अ थीफ ब्रोक इन टू द हाउस ऑफ अ रिच मर्चेंट्स बाय मेकिंग अ ह्यूज होल इन द वॉल। अब एक दिन क्या होता है कि उस साम्राज्य में एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में घुस जाता है। तो दीवार के सारे वो घुसता है, दीवार में एक बड़ा होल करके वो उस दीवार के अंदर से होता हुआ वो उस धनी व्यापारी के घर में घुस जाता है।
While he was moving out with the stolen items, the wall of the house collapsed on his head, killing him instantly. और जब वो चोरी कर कर वापस लौट रहा होता है, यानी चोरी के सामान के साथ जब वो चोर वापस लौट रहा होता है, उसी जगह से जब वो निकल रहा होता है तो वो दीवार जो होती है वो उसके सर पे गिर जाती है और वो चोर उसी जगह मर जाता है। ब्रदर ऑफ द थीव वेंट टू द किंग फॉर जस्टिस। अब क्या होता है, जो चोर का भाई था वो राजा के पास में जाता है और कहता है कि भाई मुझे न्याय दो, हमें न्याय दो। ही क्लेम्ड, और वो दावा करता है कि दैट हिज ब्रदर वॉज कमिटिंग हिज एंशिएंट ट्रेड ऑफ थेफ्ट एंड ड्यूरिंग दैट द वॉल ऑफ ए मैन्स हाउस फेल ऑन हिम एंड ही डाइड। अब वो दावा करता है कि उसका भाई जो था वो उनका पुश्तैनी धंधा यानी पुश्तैनी काम था। क्या पुश्तैनी काम था? चोरी करना उनका पुश्तैनी काम था। तो वो कहता है कि मेरा भाई अपना पुश्तैनी काम कर रहा था और उस काम करने के दौरान जो दीवार है उसके सर पे गिरी और दीवार गिरने से वो मर गया। ही आस्क्ड द किंग टू पनिश द मर्चेंट एंड गेट कंपनसेशन फॉर हिज फैमिली। इसलिए वो राजा को कहता है कि अब उस जो जिस मर्चेंट जिस धनी व्यापारी की वो दीवार थी उस व्यापारी को सजा दी जाए और उसके परिवार को हर्जाना दिया जाए। ये डिमांड, ये क्लेम वो राजा के सामने करता है। अब आगे देख लेते हैं। एज द किंग वॉज फुलिश, अब राजा जो था वो मूर्ख था। ही डिड नॉट एनालाइज दैट द डेड मैन वॉज ए क्रिमिनल। वो इस बात को नहीं समझ पाता कि जो आदमी मरा है वो एक क्रिमिनल था, एक अपराधी था, एक चोर था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही ट्राइड ऑल द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन द डेथ ऑफ द थीफ। बल्कि यानी सजा दे, यानी इस बात को समझने के बजाय कि जो चोर था वो एक क्रिमिनल था, जो आदमी मरा था वो एक क्रिमिनल था, इस बात के खिलाफ वो क्या करता है, ही ट्राइड ऑल द पीपल, वो सभी जो जितने भी लोग इस केस में इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सभी को बुलाता है। हु वर इन्वॉल्व इन द डेथ ऑफ द थीफ, यानी जो संभावित कारण थे उस चोर की मौत के, उन सभी को वो इस सभी को बुलाता है। द रिच मर्चेंट हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड ब्रोकन, यानी कौन कौन इसमें शामिल थे? द रिच मर्चेंट जो धनी व्यापारी था, जो उस घर का मालिक था, हुज वॉल हैड ब्रोकन, जिस घर की दीवार टूटी थी उसको भी बुलाता है, उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है इस केस के अंदर। द मैन हु हैड बिल्ट द वॉल, और जिस आदमी ने उस दीवार को बनाया था उसे भी शामिल किया जाता है इस केस में। द डांसिंग गर्ल ड्यू टू होम द बिल्डर हैड बिल्ट अ वीक वॉल एंड द गोल्ड स्मिथ बिकॉज ऑफ होम द डांसिंग गर्ल हैड टू मूव अराउंड इन द स्ट्रीट दैट डे। और डांसिंग गर्ल जो वो नाचने वाली लड़की थी उस गली से उस दिन गुजर रही थी, जिस दिन वो मिस्त्री जो राजमिस्त्री था वो दीवार को बना रहा था, तो उस डांसिंग गर्ल को भी इस केस में शामिल किया जाए, इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है। और जिस सुनार के पास वो लड़की जा रही थी उस सुनार को भी इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है। कुल मिलाकर जो जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी इस केस से जुड़े हुए थे, उन सभी को इस केस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। द गोल्ड स्मिथ एग्री दैट, अब लास्ट में क्या होता है, द गोल्ड स्मिथ एग्री दैट ही हैड मेड मैनी एक्सक्यूजेज एंड मेड द डांसिंग गर्ल विजिट हिज शॉप अगेन एंड अगेन। अब वो जो गोल्ड स्मिथ था वो अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि हाँ भाई, मैंने उस दिन इस डांसिंग गर्ल को बार बार आने के लिए मजबूर किया था, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी थी। अब क्या मजबूरी थी वो बताता है। बट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, वो कहता है लेकिन मेरी गलती नहीं, मेरी मजबूरी जरूर थी लेकिन मेरी गलती नहीं है। ही हैड एन ऑर्डर फ्रॉम ए रिच मर्चेंट एंड दे हैड ए वेडिंग एट देयर प्लेस एंड वर इन ए हरी टू गेट देयर ऑर्डर एंड दैट इज़ वाई द डांसिंग गर्ल्स वर्क वाज गेटिंग डिलेड। अब वो कहता है कि उस दिन जब वो उस डांसिंग गर्ल को बार बार वो उस गली से आ रही थी, बार बार उससे आने के लिए मैंने मजबूर किया था, तो ये मेरी मजबूरी थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस दिन मेरे पास एक धनी व्यापारी का ऑर्डर था और वो ऑर्डर था, उनके घर में शादी थी, जो रिच मर्चेंट था उनके घर में शादी थी और उन्हें वो ऑर्डर जल्दी चाहिए था। एंड इसी कारण, यानी वो जो डांसिंग गर्ल थी उसका जो काम था, यानी मुझे जो उसका काम करना था, वो उस धनी व्यापारी के कारण मैं उसका काम टाइम पर नहीं कर पाया, इसलिए मुझे बार बार बहाने बनाने पड़े, मजबूरी में मुझे बहाने बनाने पड़े और मेरे बहाने बनाने के कारण वो जो डांसिंग गर्ल थी उसे बार बार उस गली से आना जाना करना पड़ा। अब आगे देख लेते हैं। The goldsmith said that the merchant was the same merchant whose house wall had fallen down. अब वो सुनार है, वो गोल्डस्मिथ कहता है कि ये वही मर्चेंट, वही व्यापारी है जिसका द मर्चेंट वॉज द सेम मर्चेंट, ये मर्चेंट वही व्यापारी है, हुज हाउस वॉल हैड फॉलन डाउन, जिसकी घर की दीवार गिरी है, यानी वो सेम वही व्यापारी है। द मर्चेंट सेड दैट, अब मर्चेंट कहता है, ही वॉज नॉट द वन हु हैड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी बट इट वॉज हिज फादर। अब उस मर्चेंट को जब बुलाया जाता है तो व्यापारी कहता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर किया था, वो तो मेरे पिताजी थे। हिज फादर वॉज डेड, अब वो कहता है कि मेरे पिताजी हैं वो मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। इट वॉज नन ऑफ हिज फॉल्ट, तो मेरी कोई गलती नहीं, ये काम मेरे पिताजी ने किया था, मेरे पिताजी ने वो ऑर्डर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, अब जीवित नहीं है, तो वो उनकी गलती थी, मेरी गलती नहीं है। फाइनली, लेकिन क्या होता है, फाइनली द किंग डिसाइडेड दैट द मर्चेंट्स फादर वॉज द रियल कल्प्रिट। अब लास्ट में डिसीजन ये निकलता है कि जो
डिसाइड करते दैट द मर्चेंट्स फादर, यानी जो व्यापारी का पिता था वो वास्तव में रियल कल्प्रिट था, यानी वास्तविक दोषी कौन था? मर्चेंट का पिता, यानी जो व्यापारी था उसका जो पिता था वो वास्तव में दोषी था। अब आगे क्या होता है? अब सज़ा देनी थी। अब सज़ा किसे दी जाए? क्योंकि जो वास्तविक दोषी था जो मर्चेंट का फादर था वो तो मर चुका था, लेकिन सज़ा देनी थी। अब सज़ा किसे दी जाए? तो आगे देखिए चैप्टर में क्या होता है। एज ही वॉज डेड एंड हिज सन हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, यानी अब वो राजा तर्क देता है कि अब जो मर्चेंट का पिता है, मर्चेंट का पिताजी है, वो तो इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है, तो अब सज़ा किसे दें? एज ही वॉज डेड एंड हिज सन हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि अब मर्चेंट का पिताजी मर चुका है, लेकिन मर्चेंट जो है उसने अपने पिता से सारी संपत्ति क्या है उसे उत्तराधिकारी के रूप में मिली है, उसे उसने सभी संपत्ति को इनहेरिट किया है। तो सो ही वुड आल्सो गेट पनिश्ड इन प्लेस ऑफ हिज फादर, इसलिए अगर सभी पिता की संपत्ति पे उसका हक है तो पिता के जितने पाप हैं, सिन हैं, जो भी पाप की हैं पिता ने, उनकी सज़ा का हकदार भी मर्चेंट को ही माना जाएगा। सो ही वुड आल्सो गेट पनिश्ड इन प्लेस ऑफ हिज फादर, इसलिए उसके पिता की जगह उसे सज़ा दी जाएगी। अब सज़ा उसके लिए मुकर्रर हो गई। हैंस ए न्यू स्टेक वाज ऑर्डर्ड बट द रिच मर्चेंट वाज नॉट फिट फॉर द स्टेक बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी थिन। अब एक नया स्टेक, एक फांसी का फंदा नया तैयार किया जाता है उसके लिए, यानी राजा आदेश देता है कि एक फांसी का फंदा इसके लिए नया तैयार किया जाए। लेकिन होता क्या है कि वो व्यापारी जो था वो उस स्टैक में, यानी उस फंदे में पूरी तरीके से फिट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो काफ़ी पतला था। काफ़ी पतला होने की वजह से वो उस फंदे में अच्छी तरीके से फिट नहीं आता है। सो द किंग ऑर्डर टू सर्च फॉर ए फैट मैन टू फिट द स्टैक। अब राजा आदेश देता है कि भाई ये फिट नहीं आता तो किसी और को फिट करो, सज़ा तो हमें देनी है। इसलिए वो उसे आदेश देता है कि कोई ऐसा मोटा आदमी ढूंढ कर लाया जाए जो इस फंदे में, इस स्टैक पर एकदम फिट आए। The king's man searched the entire kingdom and found the disciple as an ideal fit for the stake। और अब जो राजा के आदमी होते हैं वो चारों तरफ साम्राज्य में ढूंढते हैं एक ऐसा आदमी को कि जो उस स्टैक में फिट आए, और आखिरकार वो उस डिसाइपल को, यानी उस शिष्य को ढूंढ लेते हैं, और वो शिष्य जो है एकदम उनके हिसाब से वो एकदम फिट, यानी उस स्टैक के लिए एकदम फिट था, यानी उस फंदे के लिए एकदम फिट था। तो उसे लेकर जो है वहाँ पर राजा के पास लाया जाता है। द डिसाइपल वॉज इनोसेंट। अब डिसाइपल बेचारे का उसका कोई दोष ही नहीं था, वो एकदम इनोसेंट था, मासूम निर्दोष था। सो ही स्टार्टेड प्लीडिंग विद द किंग नॉट टू पनिश हिम। इसलिए वो राजा से याचना करने लगता है कि हे राजन, मुझे सज़ा न मत दीजिए क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। लेकिन ये मूर्खों का साम्राज्य था, वहाँ पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। अब वो जो शिष्य था उससे अपने गुरु की वो बातें याद आती हैं जो उस वक्त, जब वो गुरु साम्राज्य को छोड़कर जा रहा था, उसने उस चेले को कही थी, तो वो बातें याद आती हैं। कौन कौन सी बातें, क्या बातें याद आती हैं? ही रिमेंबर्ड हिज गुरुज वर्ड्स एंड रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हिम। अब वो उसे अपने गुरु की बातें याद आती हैं और फिर वो अपने मन ही मन अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि उसकी हेल्प करे, कि वो उसकी हेल्प करे। हिज गुरु हु वाज ब्लेस्ड विद मैजिकल पावर्स कुड सी हिज डिसाइपल्स कंडीशंस इन हिज विजन। अब जो गुरु था वो मतलब उसे काफ़ी जादुई शक्तियाँ प्राप्त थी, तो वो अपने जो शिष्य की स्थिति को वो देख पाता था, अपनी दिव्य दृष्टि से वो अपने शिष्य की स्थिति को देख सकता था। ही अराइव्ड इन द किंगडम। तो वो वहाँ पर वो साम्राज्य में जब वो रिक्वेस्ट करता है, जो चेला है वो शिष्य जो अपने गुरु से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मदद की जाए, तो वो गुरु जो है उस साम्राज्य में पहुँचता है अपनी दिव्य शक्ति से। ही क्वाइटली विस्पर्ड सम वर्ड्स इन हिज डिसाइपल ईयर्स। और चुपचाप वो कुछ शब्द जो है अपने शिष्य के कान में कहता है। देन ही ट्राई टू ट्रैप द किंग इन हिज वर्ड्स एंड आस्क्ड हिम हु इज़ ग्रेटर, गुरु और द डिसाइपल। फिर वो राजा को फंसाने की कोशिश करता है। अब राजा को जाल में फंसाने की कोशिश करता है, तो वो राजा से पूछता है कि भाई बड़ा कौन है, महान कौन है, गुरु या डिसाइपल? द किंग सेड ऑफ कोर्स गुरु। अब राजा जवाब देता है कि भाई बड़ा तो, महान तो गुरु ही होता है, तो वो कहता है कि महान है गुरु। देन गुरु रिक्वेस्टेड द किंग टू पनिश हिम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ हिज डिसाइपल। तो फिर वो जो गुरु है वो राजा से रिक्वेस्ट करता है कि ठीक, अगर गुरु महान होता है तो पहले जो है वो सज़ा गुरु को दी जानी चाहिए शिष्य के बजाय, यानी शिष्य के बजाय पहले सज़ा किसको दी जानी चाहिए? गुरु को दी जानी चाहिए। हाउएवर वैन द डिसाइपल हियर दिस, और तभी क्या है, जो डिसाइपल जो अभी इस बात को सुनता है, ही रिक्वेस्टेड द किंग टू पुट द स्टेक ऑन हिम एज ही वाज ब्रॉट देयर फॉर एग्जीक्यूशन फर्स्ट। अब जब शिष्य इस बात को सुनता है तो वो राजा से रिक्वेस्ट करता है कि नहीं, पहले सज़ा मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर पहले लाया गया था। तो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, गुरु और शिष्य जो है दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। द किंग वॉज पजल टू सी दिस एंड आस्क्ड द गुरु द रीजन वाई दे वॉन्ट टू डाई। अब राजा भी काफ़ी भौचक्का हो जाता है, अचंभित हो जाता है इस चीज़ में, पजल्ड हो जाता है वो कि भाई ये दोनों आपस में, ये दोनों क्यों मरना चाहते हैं। गुरु टोल्ड हिम, फिर गुरु से पूछता है, गुरु टोल्ड हिम, उसको बताता है दैट द स्टेक विच दे वुड यूज टू किल द डिसाइपल वाज द स्टेक ऑफ जस्टिस। अब जब राजा गुरु से पूछता है कि भाई आखिर आप मरना क्यों चाहते हो, तो गुरु उससे कहता है कि जो स्टेक आपने बनवाया है, दे वुड यूज टू किल द डिसाइपल वाज द स्टेक ऑफ जस्टिस, यानी जो शिष्य को फांसी के फंदे पर, जो शिष्य को मारने के लिए आपने जो फांसी का फंदा बनवाया है, ये न्याय का फंदा है, ये न्याय का, जस्ट स्टेक ऑफ जस्टिस, यानी ये न्याय का फंदा है।
Whoever would die on the stake first would be reborn as the future king of that kingdom. और जो कोई भी इस फंदे में पहली बार मरेगा, यानी सबसे पहले इस फंदे पर मरेगा, वो अगले जन्म में इस साम्राज्य का राजा बनेगा। आगे देख लेते हैं। The one who died next would become the minister of the kingdom. और जो दूसरी बार मरेगा, सेकंड टाइम, जो दूसरे नंबर पे अगर कोई किसी को इस फंदे पे लटकाया जाता है, तो अगले जन्म में वो इस साम्राज्य का मंत्री बनेगा। आफ्टर लिसनिंग टू द गुरु द किंग वॉज इन डीप थॉट। अब जब गुरु ने राजा को ये बात बताई, तो राजा भी काफ़ी गहरे विचार में डूब गया। ही डिडंट वांट दैट इन द नेक्स्ट लाइफ हिज किंगडम बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम हिम। वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में उसका साम्राज्य उससे छीन लिया जाए। सो ही डिस्कस्ड विद हिज मिनिस्टर, इसलिए वो अपने मिनिस्टर से बात करता है, एंड डिसाइडेड, और तय करता है, दैट दे शुड गो ऑन द स्टेक टू कंटिन्यू बीइंग द किंग एंड मिनिस्टर इन द नेक्स्ट लाइफ। और तय करते हैं कि अगले जन्म में भी मंत्री और राजा हम ही रहेंगे। तो इस चीज़ का वो निश्चय करते हैं मन ही मन। अब आगे क्या होता है? द किंग टोल्ड हिज एग्जीक्यूशनर्स दैट ही वुड सेंड द क्रिमिनल्स एट नाइट। अब राजा भी, जब गुरु ने राजा को ये बात बताई कि भाई जो इस फांसी के फंदे पे सबसे पहले जिसे लटकाया जाएगा वो अगले जन्म में इस साम्राज्य का राजा बनेगा, और दूसरे नंबर पे जिसे लटकाया जाएगा वो मंत्री बनेगा। तो फिर राजा मन ही मन अपने मंत्री से डिस्कस करता है कि नहीं, ये चीज़ तो हम नहीं जाने देंगे, इस चीज़ को हम, यानी अपने साम्राज्य को अगले जन्म में हम नहीं खोने देंगे, कि ऐसा हम नहीं होने देंगे कि अगले जन्म में हमारे साम्राज्य को कोई हमसे छीन ले। तो फिर वो मन ही मन डिसाइड करते हैं कि हम ही फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। तो द किंग टोल्ड हिज एग्जीक्यूशनर्स, अब किंग जो है वो अपने एग्जीक्यूशनर, जो जल्लाद होते हैं, उन्हें कहता है कि ही वुड सेंड द क्रिमिनल्स एट नाइट, यानी रात को वो जो अपराधी हैं उन्हें भेजेगा। फर्स्टली दे शुड एग्जीक्यूट द पर्सन हु केम फर्स्ट, और आपको क्या, यानी उनको ऑर्डर देता है अपने एग्जीक्यूशनर्स को कि आपको क्या करना है, जो पहले आएगा उसे आपको एग्जीक्यूट कर देना, यानी फांसी पर लटका देना है। एंड देन एग्जीक्यूट द सेकंड पर्सन, और दूसरे नंबर पर आए फिर बाद में यानी सेकंड नंबर पर आपके पास है, बाद में उसे आपको फांसी पर लटकाना है। दे शुड बी केयरफुल एंड नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, और किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम सावधानीपूर्वक ये काम होना चाहिए। एकदम एक तरह से वो अपने एग्जीक्यूशनर है उनको ऑर्डर दे देता है। दैट नाइट फिर क्या होता है, दूसरी रात, दे सीक्रेटली वेंट टू द प्रिजन, और वे दोनों मंत्री और राजा चुपचाप वहाँ पर कैद खाने में जाते हैं। सेट फ्री द गुरु अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल एंड डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज द गुरु एंड हिज डिसाइपल एंड वर एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक। अब वो भेस वहाँ पर जाते हैं और वो गुरु और चेला को तो वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, वहाँ से फ्री कर देते हैं, और उनका भेष धारण करके वो दोनों क्या है, स्टैक पर, फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। यानी वो जब वो जल्लाद के पास में जाते हैं, एग्जीक्यूशनर के पास में जाते हैं, और जैसे कि एग्जीक्यूशनर को ऑर्डर होता है, वो उन दोनों को वहाँ पर फांसी के फंदे पर लटका देता है। When the people of the kingdom saw that the king along with his minister were executed, अब जब लोग हैं, उस साम्राज्य के लोग देखते हैं कि राजा और जो मिनिस्टर हैं दोनों को क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया है, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। दे मेड द गुरु एंड हिज डिसाइपल एज देयर किंग एंड मिनिस्टर। तो वो क्या करते हैं, वो जो गुरु और जो चेले हैं, गुरु और शिष्य हैं, उन्हें अपना राजा और मंत्री बना लेते हैं। ऑल्दो, यद्यपि द गुरु वाज हेजिटेंट इनिशियली, लेकिन जब वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं गुरु से और चेले से कि भी आप हमारे राजा और मंत्री बन जाएं, तो स्टार्टिंग में तो गुरु जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन ही फाइनली गेव इन, लेकिन बाद में वो उस चीज़ को मान लेता है। एंड रिवर्स, लेकिन वो एक शर्त रखता है, रिवर्स द रूल्स ऑफ द किंगडम एंड द पीपल बिगेन लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ लाइक अदर किंगडम्स। लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अगर हम यहाँ पर राज करेंगे, यहाँ पर शासन करेंगे, अगर आप हमें अपना राजा बनाना चाहते हो, तो जहाँ के जो रूल्स हैं उन रूल्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरे साम्राज्य में जो रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस साम्राज्य का जो शासन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस तरीके से वो सभी जो रूल्स, पुराने जो रूल्स थे, उन सभी रूल्स को चेंज कर दिया जाता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं अपना नॉर्मल जीवन वापस जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इस कहानी का एंड होता है। काफ़ी लंबी स्टोरी थी, लेकिन इसे काफ़ी मैंने आसान भाषा में और काफ़ी शॉर्ट करके आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी, ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन है, What are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी दो अजीब चीज़ें थी जो गुरु और शिष्य उस साम्राज्य में पाते हैं, क्या पाते हैं वो? तो आंसर हो जाएगा, द फर्स्ट इज दैट इट वॉज ब्रॉड डेलाइट बट देयर वॉज नो वन अराउंड। पहली चीज़ तो ये थी कि दिन दहाड़े जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देयर वॉज नो वन अराउंड, यानी वहाँ पर दिन में कोई आदमी उनको नजर नहीं आता। एवरीवन वाज एस्लीप, हर आदमी सोया हुआ था। इवन द कैटल वर एस्लीप टू, यहाँ तक कि जानवर, मवेशी जो थे वो भी वहाँ पर सोए हुए थे।
The second is that the whole town woke up in the evening and in the market everything cost the same, a single dudu, whether it is rice or banana or other grocery. तो पहली बात तो ये थी कि दिन में कोई वहाँ पर काम नहीं करता था, दिन में सभी वो सोते थे। एक तो अजीब बात ये थी, और दूसरी बात ये थी कि लोग वहाँ पर शाम को उठते थे, शाम को जगते थे, और वहाँ पर जो कोई भी चीज़ ले लो आप, किसी भी चीज़ की, सभी चीज़ों की कीमत एक ही थी, एक सिंगल डुडू। चाहे आप चावल ले लो, चाहे आप बनाना ले लो, चाहे और कोई खाने पीने का सामान ले लो, किसी भी सामान, कुछ भी सामान ले लो, हर सामान की कीमत वहाँ पर एक सिंगल डुडू थी। तो ये दो बातें उनको अजीब लगी। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। यानी वास्तविक दोषी कौन था, राजा के अनुसार वास्तविक दोषी कौन था और कैसे वो अपने पनिशमेंट से बचता है। तो आंसर हो जाएगा द रिच मर्चेंट हुज वॉल कोलैप्स, यानी वो धनी व्यापारी जिसकी दीवार गिरती है, एंड किल्स द बर्गलर इज द रियल कल्प्रिट, यानी जिसकी दीवार गिरती है और जिसकी दीवार गिरने के कारण वो जो चोर है मारा जाता है, वो वास्तविक दोषी था अकॉर्डिंग टू द किंग। यानी राजा के अनुसार वास्तविक दोषी कौन था, द रिच मर्चेंट। अब वो बचता कैसे है, ही एस्केप्स पनिशमेंट बिकॉज ही इज टू थिन टू फिट इन द न्यूली मेड स्टैक। अब वो बच इसलिए जाता है क्योंकि वो काफ़ी पतला था और उस स्टैक में जो फंदा बनाया गया था उसके लिए वो एकदम पूरी तरीके से फिट नहीं था, इस कारण वो अपनी सज़ा से बच जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, What are the guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? यानी वो गुरु के कौन से शब्द थे जिन्हें शिष्य गुरु के कौन से शब्द थे और कब याद, शिष्य को कब वो याद आते। गुरु की शिक्षा, जो शिक्षा रूपी शब्द थे, वो गुरु को कब याद, कौन से क्या शब्द थे और उस चेले को, शिष्य को वो शब्द कब याद आते हैं। तो आंसर हो जाएगा गुरुज वर्ड ऑफ विजडम आर दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस। यानी क्या कहा था गुरु ने अपने चेले को, तो वही शब्द ये थे, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये जगह हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, चलो चलते हैं, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबा समय तक, ये शासन जो है लंबे समय तक नहीं टिकेगा, यू कांट टेल, तुम नहीं बता सकते, वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि अगले ही पल आपके साथ ये क्या करेंगे। यानी ये सेंटेंस थे, ये गुरु के द्वारा चेले को कहे गए थे जब वो गुरु उस साम्राज्य को छोड़कर जा रहा था और चेले को समझा रहा था कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन वो जो चेला था उसने गुरु की बात नहीं मानी थी। अब क्या होता है, द डिसाइपल रिमेंबर्स देम, अब गुरु को वो बातें, चेले को वो बातें याद आ रही। व्हेन द किंग्स मैन फाउंड हिम फिट फॉर द स्टेक विदाउट हिज फॉल्ट, जब राजा के आदमी ने उसे पकड़कर राजा के दरबार में लेकर आते हैं जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है, अब उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, तो तब उस चेले को अपने गुरु की बातें याद आती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब जो शिष्य था उसने क्यों निश्चय किया उसी साम्राज्य में रहने का, तो इसके पीछे कारण था, द डिसाइपल डिसाइड्स टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर चीप एंड गुड फूड देयर, क्योंकि वो लालची था, उसे लालच आ गया था, सस्ते और अच्छे भोजन का लालच आ गया था, और इस कारण उसने निश्चय किया था कि वो साम्राज्य को नहीं छोड़ेगा, अपना बाकी का जीवन यहीं पर व्यतीत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट कंप्लेंट डिड द बर्गलर्स ब्रदर मेक टू द किंग। अब क्या शिकायत की थी, उस चोर के भाई ने राजा से क्या शिकायत की थी, तो आंसर इसका हो जाएगा, द बर्गलर्स ब्रदर कंप्लेंट द किंग दैट हिज ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। यानी उस चोर के भाई ने राजा को कहा, राजा से शिकायत की कि उसका भाई जो था वो अपना पुश्तैनी काम कर रहा था। अब पुश्तैनी काम क्या था उनका, चोरी करना उनका पुश्तैनी काम था। तो वो राजा से कहता है कि उसका भाई जो था वो अपना पुश्तैनी काम कर रहा था। द वीक वॉल ऑफ द हाउस ऑफ द मर्चेंट फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। अब जो कमजोर दीवार थी उस व्यापारी की वो उसके ऊपर गिर गई और इस कारण उसका भाई जो है मर गया। द किंग मस्ट पनिश द मर्चेंट एंड कंपनसेट द फैमिली। अब राजा को चाहिए कि उस व्यापारी को सजा दी जाए और उसके परिवार को, यानी चोर के परिवार को कंपनसेशन दिया जाए, यानी हर्जाना दिया जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द मर्चेंट प्लीड हिज केस बिफोर द किंग। अब किस तरीके से व्यापारी जो है राजा के सामने अपनी केस को, किस तरीके से व्यापारी जो है अपने राजा के सामने अपनी केस को रखता है, कैसे वो अपनी दयायाचना करता है। तो आंसर हो जाएगा, द मर्चेंट प्लीडेड बिफोर द किंग। अब वो रिक्वेस्ट करता है राजा से, क्या करता है, दैट द वॉल वाज बिल्ट इन हिज फादर्स टाइम, कि जो दीवार बनी थी वो उसके पिताजी के समय बनी थी। द फॉल्ट इज ऑफ द ब्रिक लेयर्स हु बिल्ड द वीक वॉल, और ये गलती किसकी थी, उस दीवार बनाने वाले की थी, उस ब्रिक लेयर की थी, उस राज मिस्त्री की थी जिसने इस दीवार को बनाया है। ही लिव्ड नियर बाय, और वो मिस्त्री जो वो पास में ही रहता है। सो द किंग शुड पनिश द ब्रिक लेयर, इसलिए राजा को सजा मुझे नहीं बल्कि उस ब्रिक लेयर को देनी चाहिए जिसने इस दीवार को बनाया था। तो ये पक्ष रखता है वो मर्चेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ कुड ब्रिक लेयर सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पनिशमेंट। अब वो जो ब्रिक लेयर है वो किस तरीके से अपना क्या तर्क देता है और किस तरीके से वो अपनी सजा से बचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द ब्रिक लेयर कुड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पनिशमेंट बाय प्लीडिंग दैट अ यंग डांसिंग गर्ल डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशन। अब वो ब्रिक लेयर है वो कहता है कि भाई
वो राजा से दया याचना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है, उस यंग डांसिंग गर्ल की है, नाचने वाली लड़की की है, जिसने मेरे ध्यान को भंग कर दिया था। सी वेंट अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे, क्योंकि उस दिन वो लड़की जो थी वो बार बार उस गली से आ जा रही थी। विद हर जिंगलिंग एंकलेट्स, यानी अपनी पाजेब जो थी उनको वो बजाती हुई बार बार उस गली से आ रही थी, जा रही थी, और उसके कारण मेरा ध्यान जो है वो भंग हो गया था। इसलिए जो मेन जिम्मेदार है, मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है इस घटना के लिए, वो डांसिंग गर्ल है, ना कि मैं। सो अ बैड वॉल गॉट बिल्ड, यानी मेरे ध्यान भंग होने के कारण वो दीवार जो है कमज़ोर बन गई। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है, उस डांसिंग गर्ल की है, न कि मेरी। तो इस तरीके से वो अपना पक्ष रखता है और अपने आप की जो खुद की सज़ा को अपने आप को और राजा से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द डांसिंग गर्ल शिफ्ट द फॉल्ट ऑन टू द गोल्ड स्मिथ। अब वो डांसिंग गर्ल को जब बुलाया जाता है तो डांसिंग गर्ल किस तरीके से अपना जो दोस्त है वो गोल्ड स्मिथ के माथे पर मर देती है, किस तरीके से मरती है वो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, द डांसिंग गर्ल एक्सप्लेन दैट शी गेव सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी। अब वो डांसिंग गर्ल जब अपना पक्ष रखती है तो वो कहती है कि उसने सुनार को कुछ सोना दिया था, कुछ अपने गहने बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। हिज फास्ट प्रोमिसेस मेड हर वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे। अब वो जो सुनार था उसे बार बार उसे बहाने बना रहा था, बार बार चक्कर कटवा रहा था कि थोड़ी सुबह ले जाना, शाम को ले जाना। इस तरीके से उसके बहाने बनाने के कारण उसे बार बार वहाँ पर चक्कर काटना पड़ रहा था। सो इट इज़ गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, इसलिए ये गलती किसकी है, ये गोल्ड स्मिथ का दोस्त है, जो सुनार है उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। भाई मैं बार बार चक्कर काट रही थी तो मैं मेरी खुशी से नहीं काट रही थी, बल्कि मुझे मजबूर किया जा रहा था। और मजबूरी का कारण कौन था, गोल्ड स्मिथ बार बार बहाने बना रहा था, वो मुझे बार बार कह रहा था कि सुबह आना, शाम को आना। तो मेन जो कारण था इस नुकसान का वो कौन था, गोल्ड स्मिथ। तो वो अपनी जो है अपना दोस्त किसके ऊपर मर देती है, गोल्ड स्मिथ के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर होगा। अब देख लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पनिशमेंट। अब वो सुनार है, वो किस तरीके से अपने आप को बचाता है सजा से, वो किस तरीके से अपना तर्क देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द गोल्ड स्मिथ प्लीडेड दैट ही वॉज टू कंप्लीट द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर फर्स्ट। अब गोल्ड स्मिथ जो है वो राजा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक धनी व्यापारी के ऑर्डर को कंप्लीट करना था। द मर्चेंट हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि मर्चेंट जो व्यापारी जो था उसके घर में शादी थी, एंड ही कुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकता था। सो ही हैड टू मेक फास्ट प्रोमिसेस विद द डांसिंग गर्ल। अब उस मर्चेंट व्यापारी के काम को करने के लिए, काम को समय पर करने के लिए उसे उस डांसिंग गर्ल से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ठीक है मैं तुम्हारा काम मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि अब उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस रिच मर्चेंट का काम उसे करना था। अब इस कारण उसे उस डांसिंग गर्ल का काम करने में दिक्कत हो रही थी, काम करने के लिए समय नहीं मिल रहा था। अब बार बार उसे उसके लिए प्रॉमिस करना पड़ रहा था। थस द फॉल्ट वाज ऑफ द मर्चेंट, इसलिए अब वो कहता है कि भाई गलती मेरी नहीं है, गलती उस रिच मर्चेंट की है, क्योंकि उसने मुझे फोर्स किया था अपना काम पहले करने के लिए। तो गलती किसकी है, उस रिच मर्चेंट की है। तो एक तरह से गोल्ड स्मिथ है जो अपना जो दोष है वो किसी दूसरे के ऊपर, रिच मर्चेंट है उसके ऊपर मर देता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर होगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई कुडेंट द सन ऑफ द मर्चेंट बी हैंग्ड। अब जो राजा का जो मर्चेंट का बेटा था, रिच मर्चेंट का बेटा था, उसे क्यों नहीं फांसी पर लटकाया जाता है, उसे फांसी की सज़ा से वो किस तरीके से बचता है, या उसे फांसी के ऊपर क्यों नहीं लटकाया जा सका। तो इसका क्या आंसर होगा, आंसर हो जाएगा, द सन ऑफ द मर्चेंट्स कुडेंट बी हैंग्ड। अब वो जो मर्चेंट का बेटा था उसे फांसी पर नहीं लटकाया जा सका, क्यों, बिकॉज इट ऑकर टू द मिनिस्टर, कि मंत्रियों को ऐसा लगता है दैट द रिच मर्चेंट्स वाज टू थिन, क्योंकि जब उसे फांसी पर लटकाया जाता है तो उन्हें आभास होता है, मंत्रियों को क्या आभास होता है कि जो रिच मर्चेंट है वाज टू थिन, ये काफ़ी पतला है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द न्यू स्टेक, और ये जो फांसी का फंदा ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए फिट नहीं है, और इसके लिए फिट नहीं होने के कारण उसे जो है जो फांसी की सज़ा है उसकी बच जाती है। और वो कहते हैं कि भाई इसके लिए फिट आदमी को इसके लिए ये जो है मर्चेंट, जो रिच मर्चेंट है ये प्रॉपर नहीं है, किसी दूसरे आदमी को इसके ऊपर लटकाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो मर्चेंट का बेटा है वो फांसी के फंदे पर लटक जाने से बच जाता है, यानी उसकी सज़ा जो है माफ़ कर दी जाती है। फिर क्योंकि मूर्खों का साम्राज्य था तो फिर बेचारे उस गुरु के शिष्य को ढूंढा जाता है, फिर उसे बुलाया जाता है कोर्ट में, और वहाँ पर उसे कहा जाता है कि भैया फांसी के फंदे में तुम्हें लटकाया जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर थे, ये क्वेश्चन आंसर थे, जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आंसर्स, ये समरी जो मैंने आपको समझाई है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, so that you may get notification whenever I upload any new video. And please do let me know in the comment section that how did you find this video. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep smiling and keep learning. And once again, thank you. Have a nice day.